हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है गाइस। ओह माय गॉड, जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। कोई पेन नहीं चल रहा है ढंग का। हाँ, एक मिला। तो so as I have already told you in my previous videos, in my first mock test I have got about 68 marks, and so mock test के marks it's बढ़ते घटते रहते हैं, you know that, upside and down, but I'll tell you about my ups and down in my mock test. तो पहले मॉक टेस्ट में जैसा कि आई हैव शेयर्ड 68 मार्क्स, दूसरे वाले में अ ड्रास्टिक रिडक्शन इन माई मार्क्स अराउंड 42 मार्क्स, एंड देन इन माई थर्ड मॉक टेस्ट आई स्कोर्ड अराउंड 73 मार्क्स। ठीक है, एंड till now I have got the highest marks in my fourth mock test, around 98 marks. तो देख रहे हो, तो ये मतलब वेरिएबिलिटी है। तो नंबर ज़्यादा आए कम आए, ना ही खुश होना है ना ही दुख होना है। कोशिश करना है हम लोगों को कि अराउंड 100 मार्क्स से अबव 100 मार्क्स इफ़ पॉसिबल वी हैव टू मेंटेन इट। टेस्ट पेपर लगाने हैं। तो अभी आप देख रहे हो कि 98 मार्क्स के पास एक बार पहुंचा है, मीन्स कि हम लोगों का मेहनत रंग ला रहा है। हम लोग जो साथ में स्टडी कर रहे हैं, स्टडी विद लाइव हो रहा है, तो वो काम आ रहा है। आप लोग भी पढ़िए, हम लोग भी पढ़ रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं। बाकी जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको भी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 98 मार्क्स आ गया तो अब खुश हो जाना, अब हो गया, अब निकल जाएगा प्रीलिम्स। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप देख रहे हो ना, मैं ही हूँ, एक दिन पहले 2 दिन पहले 42 मार्क्स आया और आज के पेपर में 98 मार्क्स आ गया। 2 दिन में कितना नॉलेज लेवल बढ़ सकता है या घट सकता है, आप बताइए। 2 दिन में इतना नॉलेज बढ़ जाएगा कि नंबर ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो यही गेम है। गेम समझ रहे हो ना। 2 दिन में मैं कितना नॉलेज गेन कर पाऊँगा, कुछ नहीं, नथिंग। 1-2% भी बहुत, लेकिन तो ये वेरिएबिलिटी देख रहे हो कितना ज़्यादा वेरिएबिलिटी है। इसका वेरिएबिलिटी निकाल के देखो आप। तो इस पर नंबर पर तो नहीं जाना है, बट हाँ काम करते रहना है, रिवीजन करते रहना है, टेस्ट लगाते रहना है। जो अपना बेसिक्स है तो अपने बेसिक्स पर वर्क करना है। वी हैव टू वर्क ऑन आवर बेसिक्स, वी हैव टू रिवाइज इट whenever we get chance to revise it। ठीक है, जब भी चांस मिले रिवाइज कर लो, जैसे इस वीडियो के थ्रू। अब जो भी क्वेश्चन बताऊंगा, कुछ 10-5 बताऊंगा बेस्ड ऑन लिमिटेड टाइम, तो उसको आप रिवाइज कर लो। आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, मैं भी बता रहा हूँ, तो रिवाइज हो गया आपका। समझ रहे हो ना। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि आई शुड ब्रिंग अ वीडियो ऑन स्ट्रैटेजी, प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी पर कुछ वीडियो लाने के लिए। तो विल सी कि प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी पर क्या वीडियो लाया जाए। ऐसे तो है वीडियो बहुत सारे यूट्यूब पे, बट हम लोग अपना स्ट्रैटेजी साथ में डेवलप जो कर रहे हैं उस पर लाऊंगा मैं वीडियो। बट हाँ, ये मॉक टेस्ट का आप देख रहे हो, रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट आपके सामने, जो भी हो रहा है आपके सामने ही हो रहा है। तो मतलब ये घबराना नहीं है, सीखते रहना है, सिखाते रहना है। यही ज़िंदगी का नाम है। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते, जैसे कि सेबी के बारे में पता है हम लोगों को। सेबी क्या है बताइए। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़
एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनिशियली आपको इट वाज इनिशियली नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। इनिशियली ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था, लेकिन फिर बाद में 1992 में जब सेबी एक्ट आया, व्हेन दिस एक्ट वाज इनेक्टेड या एक्टेड, तो फिर सेबी जो है अपना इससे सेबी बिकेम स्टैट्यूटरी बॉडी। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि सेबी, अगर ये बोले कि सेबी इज स्टैट्यूटरी बॉडी, तो हाँ ये सही स्टेटमेंट है। इनिशियली इट वाज नॉन स्टैट्यूटरी, तो हाँ इनिशियली जब था सेबी 1988 में 88 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो नॉन स्टैट्यूटरी था। तो सेबी का काम क्या है? टू रेगुलेट ऑल द इंटरमीडियरीज इन द सिक्योरिटीज मार्केट, इन स्टॉक मार्केट्स, स्टॉक एक्सचेंजेस में जितने भी आपको इंटरमीडियरीज है, बी इट म्यूचुअल फंड्स, बी इट स्टॉक ब्रोकर्स, ये सारे को रेगुलेट करने का काम सेबी का ही है। ठीक है, तो ये हम लोगों को बस इतना ध्यान रखना है सेबी के बारे में। एफआरपी पता है ना, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। बताइए किस पर लगता है एफआरपी? फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस शुगर केन पर, शुगर केन पे एप्लीकेबल है। शुगर केन पर एमएसपी वाज नॉट गिवन, इंस्टेड एफआरपी इज गिवन। ठीक है, शुगर केन पर एमएसपी की जगह एफआरपी इज गिवन, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। और आपको फिलिप्स कर्व के बारे में पता होगा। फिलिप्स कर्व में दिस इज फिलिप्स कर्व। तो फिलिप्स कर्व में क्या है? एक तरफ आपका इन्फ्लेशन का रेट है, एक तरफ आपका इन्फ्लेशन का रेट है, दूसरे तरफ अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है। एक तरफ इन्फ्लेशन का रेट है, दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट आपस में किससे रिलेटेड है? फिलिप्स कर्व से। फिलिप्स कर्व से इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट किससे रिलेटेड है? इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, फिलिप्स। समझ रहे हो ना? आई सब फिलिप्स कर्व से। तो ध्यान रखना कि इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशन विच कर्व रिप्रेजेंट्स इट, तो इट इज फिलिप्स कर्व। ठीक है, फिलिप्स कर्व में क्या हम लोगों ने देखा, एंड वी नो अबाउट व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन ग्रोथ कॉन्फ्लिक्ट। वी सी क्या चैलेंज होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, फिस्कल पॉलिसी का। इट्स ऑलवेज रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। ठीक है, उसके बीच का कॉन्फ्लिक्ट को ही रिजॉल्व करने के लिए मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी वगैरह है। ओके गाइस, ओके, नाउ let us see about Lok Adalats. What do we know about Lok Adalats, and what are the cases that it undertakes? Okay, किस तरीके के केसेस को ये अंडरटेक करता है? तो बेसिकली ये दो तरीके के केसेस को देखते हैं। वन इज केसेस विच आर इन प्री लिटिगेशन स्टेज, उस तरीके के केसेस जो कि प्री लिटिगेशन स्टेज में है, एंड विच इज़ नॉट इवन अराइव्ड बिफोर द कोर्ट, जो अभी तक कोर्ट तक नहीं पहुंचा है लिटिगेशन से पहले वाले स्टेज में, प्री लिटिगेशन स्टेज में। लोक अदालत एंड अदर वन इज, दूसरा कौन सा बताइए? प्री लिटिगेशन केस का पेंडिंग बिफोर कोर्ट, जो केसेस कोर्ट के बिफोर पेंडिंग है, पेंडिंग बिफोर कोर्ट, केसेस पेंडिंग बिफोर कोर्ट, जो केसेस कोर्ट के बिफोर पेंडिंग है,
ठीक है, उस तरीके के केसेस कोर्ट में है। तो दो तरीके के केसेस से ये डील विद करता है, रिमेंबर इट, ठीक है। लोक अदालत डील विद द केसेस विच आर इन प्री लिटिगेशन स्टेज एंड विच आर इन पेंडिंग बिफोर कोर्ट। कोर्ट के सामने केस पेंडिंग है, उसका कोई अभी तक रिजल्ट नहीं है। चूंकि ये इस तरीके के केस से डील करता, सिंस इट इज डीलिंग विद सच टाइप ऑफ केस, सो नो अपील शैल बी मेड अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ, बोलिए अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ लोक अदालत। तो इसके अवार्ड के अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं किया जा सकता है, बिकॉज ये इस तरीके के केसेस से डील करता है। देयरफॉर समझ रहे हो ना, इसका लिंक है, नो अपील शैल बी मेड, no appeal shall be made against award of बोलिए लोक अदालत। अब भाई जब इसके ऑर्डर के अगेंस्ट, अवार्ड के अगेंस्ट आप अपील कर ही दोगे, तो फिर क्या मतलब है प्री लिटिगेशन वाले केस को उठाने का, पेंडिंग बिफोर कोर्ट को उठाने का? इसका मतलब क्या है कि अगर प्री लिटिगेशन वाले केस को उठा रहे हो, जो केस कोर्ट के सामने पेंडिंग उसको उठा रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो? कहीं ना कहीं आप जो बर्डन है, कोर्ट्स का जो बर्डन है, आप उसको रिड्यूस करना चाह रहे हो, ये ना करना चाह रहे हो। लेकिन आप अगर इसने कुछ ऑर्डर दिया, लोक अदालत ने केस के रिगार्डिंग अवार्ड दिया, डिसीजन सुनाया अपना, अब फिर जाकर हाई कोर्ट में अपील कर दिए, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिए, तो फिर तो भाई ये केस पहुंच ही गया ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। तो लोक अदालत कहाँ बर्डन रिड्यूस किया? इसका काम ही है बर्डन रिड्यूस करना ऑफ हायर कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का। तो इसीलिए इसके अवार्ड के अगेंस्ट वी कैन नॉट डू अपील, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, एकदम जरूरी है ननू, ठीक है। समझ में आता है कि नहीं आता? आता ही होगा, क्यों नहीं आएगा? ये सब तो पता है कि लोक अदालत को सिविल कोर्ट के इक्वल पावर है, ये सब तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है। और लोक अदालत कौन से एक्ट के अंदर बना था? नालसा वाला जो है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987, तो उसके तहत इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था, ये भी याद रख लेना। लोक अदालत को स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला किस एक्ट के तहत? वहीं लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987, ठीक है। इस एक्ट के तहत लोक अदालत को क्या मिला? बोलिए स्टैट्यूटरी स्टेटस। तो लोक अदालत स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी स्टेटस इट रिसीव्स अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। ओके, few more questions that we need to see, guys. Do you know which all are the organizations that are formed under WLPA, Wildlife Protection Act 1972? जो Wildlife Protection Act 1972, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं? सेंट्रल जू अथॉरिटी, चिड़ियाघर वगैरह जो बनता है, सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये सब इसी एक्ट के अंदर है, ठीक है। सेंट्रल जू अथॉरिटी। और आपका है, एकदम याद रखना, सेंट्रल जू अथॉरिटी, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, NBW, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ।
नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये भी याद रखना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA, ये था NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA। उसके अलावा जो WCCB भी अपना, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, WCCB, ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर कौन कौन से हैं? सेंट्रल जू अथॉरिटी, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, WCCB, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल फॉर ब्यूरो, ठीक है। तो ये सारे कुछ नेशनल, और भी कुछ हैं, 2-3, टोटल 7 हैं शायद। सो वी विल सी। अभी तो ये हम लोगों को याद रखना कि ये सारे बोर्ड जो हैं अपने किस एक्ट के अंदर हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 19। मान के चलो इसके जगह क्या दे देगा, तो ये मान के चलो इन्वायरमेंटल एक्ट लिख दिया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट लिख दिया, तो वो सब नहीं है, ये ध्यान रखना है हम लोगों को, ठीक है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाला शॉर्ट्स भी बनाए हुए हैं, उस पर आप देख सकते हो, वाटर एक्ट, यू कैन सी। बेजल कन्वेंशन बताओ क्या है? बेजल कन्वेंशन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट के लिए, बेजल कन्वेंशन, बेजल कन्वेंशन। तो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, बेजल कन्वेंशन, बेजल बास्केट डस्टबिन, वहीं से आप पकड़ लो, ठीक है। हैजार्डस वेस्ट का ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट पर जो भी एक तरीके से कन्वेंशन जो फॉलो होता है वो बेजल कन्वेंशन होता है। स्टॉकहोम हम लोग को पता है, PAP। रॉटरडम जो है, रॉटरडम एक है अपना रॉटरडम, वो आपका होता है PIC, उसमें मांगा जाता है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ट्रेड वगैरह जब करते हैं हम लोग, जब हैजार्डस सब्सटेंस का जब ट्रेड करते हैं तो उसमें प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लगता है रॉटरडम में, रॉटरडम, ठीक है। रॉटरडम कन्वेंशन जो है, इसमें PIC लगता है हम लोगों को, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, किस चीज़ पर? ऑन ट्रेडिंग, जो भी हैजार्डस सब्सटेंसेस है, उनके ट्रेडिंग पर प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो लगता है रॉटरडम कन्वेंशन के थ्रू। तो रॉटर एक ब्रीड भी है कुत्ते का ना, डॉग का ब्रीड है, तो भी एकदम हैजार्डस डॉग है, ठीक है, खतरनाक कुत्ता है। तो हैजार्डस सब्सटेंस के ट्रेड पर PIC, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, रॉटरडम। ये सब कुछ कन्वेंशंस है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इन टर्म्स ऑफ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन आर इन्वायरमेंट टॉपिक्स, ठीक है। इन्वायरमेंट वाले टॉपिक्स में ये सारे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, in order to measure the biodiversity, we are using basically 2 factors are being used to measure biodiversity, and these 2 factors are species richness, and species evenness. तो स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस। स्पीसीज रिचनेस क्या है? इट इज़ एक्चुअली द टोटल नंबर, टोटल काउंट ऑफ डिफरेंट या यू कैन से यूनिक स्पीसीज विद इन एन इकोसिस्टम, टोटल काउंट ऑफ डिफरेंट या यूनिक स्पीसीज विद इन एन इकोसिस्टम, टोटल काउंट। मान के चलो कि एक इकोसिस्टम है जहाँ पर प्लांट के 15 स्पीसीज़ है, प्लांट के
प्लांट के 15 स्पीसीज़ है, एनिमल के 10 स्पीसीज़ है, किसी इंसेक्ट का मान के चलो 5 स्पीसीज़ है, तो वहाँ का बताओ स्पीसीज़ रिचनेस कितना होगा, तो ऐड कर दो 15, 10, 25, 10, 30, टोटल 30 वहाँ का स्पीसीज़ रिचनेस है। तो टोटल काउंट ऑफ यूनिक स्पीसीज़, डिफरेंट स्पीसीज़, ठीक है, ये स्पीसीज़ रिचनेस है, एकदम ध्यान रखिएगा। तो स्पीसीज़ इवननेस क्या है, स्पीसीज़ इवननेस क्या है, तो स्पीसीज़ इवननेस का मतलब ये होता है कि यू कैन से कि वहाँ पर आपको यूजिंग इट वी कैन नो कि रिलेटिव डोमिनेंसी या रिलेटिव रेयरिटी ऑफ एन एनिमल ऑफ स्पीसीज, ठीक है, मतलब इट इंडिकेट्स रेयरिटी या फिर डोमिनेंसी ऑफ वन स्पीसीज ओवर अदर। एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज पर क्या कितना डोमिनेंसी है या कितना रेयरिटी है, एक ही बात हुआ, ऑपोजिट है दोनों एक दूसरे का बस। तो वो इवननेस, मान के चलो कि हाइयर इवननेस है, या फिर मान लो उल्टा मान लो पहले कि लोअर इवननेस है, इवननेस कम है मतलब ऑडनेस ज़्यादा है, ऑडनेस ज़्यादा मतलब कि बैलेंस नहीं है। तो मतलब क्या, एक कुछ स्पीसीज ज़्यादा डोमिनेंट होंगे, कुछ कम होंगे, कुछ रेयर में होंगे। अगर इवननेस है मतलब एवरीथिंग इज़ बैलेंस्ड, मतलब कि मान के चलो एक इकोसिस्टम में अपने को 50 प्लांट का स्पीसीज चाहिए और वहाँ पर 20 एनिमल का स्पीसीज चाहिए, 10 बर्ड का स्पीसीज चाहिए, और इस वे में है। इफ़ इट इज़ नीडेड एंड इट इज़ प्रेजेंट इन दिस वे देन वी कैन से इट इज़ बैलेंस्ड। अपने को जितना जितना जो चाहिए अगर वो मिल रहा है तो बैलेंस्ड है। इतना डाइट में इतना परसेंटेज कार्बन का कार्ब्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, तो बैलेंस डाइट है। तो जितना स्पीसीज होना चाहिए इन ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम एंड इफ इट इज़ देयर इट मीन्स कि इट इज़ बैलेंस्ड, इवननेस शो कर रहा है, वहाँ का हाइयर इवननेस है। बट अब एक इकोसिस्टम ऐसा वहाँ पे 50 प्लांट का वेराइटी है लेकिन एक ही एनिमल है, केवल वहाँ लायन ही लायन है, दूसरा कोई एनिमल है ही नहीं, तो बहुत ही वहाँ पर आपको, और जानवर में एक ही जानवर, कुछ बर्ड में एक आध बर्ड है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको ऑडनेस है, इवननेस नहीं है, लोअर इवननेस है, कुछ डोमिनेट कर रहे हैं वहाँ पे, प्लांट ही डोमिनेट कर रहा है। क्यों, अब लायन खाएगा किसको, ठीक है। तो और ये क्या शो किया वहाँ पे, रेयरिटी, किसी एक का डोमिनेंसी दूसरे का रेयरिटी, तो ये सब इवननेस से वी कैन आइडेंटिफाई, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज अ पार्टिसिपेटरी अप्रोच टू फॉरेस्ट गवर्नेंस इन्वॉल्विंग व्हाट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट का मैनेजमेंट करना है जॉइंट वे में, तो कौन दोनों आएंगे, तो इट इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट along with the participation of local communities. Joint forest joint forest management, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में जॉइंट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट प्लस लोकल कम्युनिटीज, गवर्नमेंट प्लस लोकल कम्युनिटीज, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो इट्स ए पार्टिसिपेटरी अप्रोच। और ये आपको किस एक्ट के थ्रू आया था, इफ़ यू कैन रिमेंबर इट, तो आप याद कर लो, इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल। तो ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के थ्रू आया था, ठीक है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के थ्रू आया था। हाँ, चूँकि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ what, recognize the importance of local communities. If local communities are involved in the preservation, conservation of forest, then it would be better for our future generation, because अब वो sustainable way में forest का conservation होगा।
तो ये किधर मेंशन था ये आपको नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में मेंशन था। अगर ये याद रखिए, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में मेंशन था, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988। ओके गाइस, हैवी तो नहीं हो रहा कुछ हैवी? आई डोंट थिंक सो कि कुछ हैवी हो रहा हो। कुछ हैवी नहीं ना हो रहा है? और क्या और भी कुछ देखना चाहोगे आप? बताओ क्या देखना चाहोगे? अच्छा एक रैंडमली बताओ कि वेमार कॉन्स्टिट्यूशन, W है ये, W वेमार कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं। तो वहाँ से क्या लिया गया था बताओ तो? वहाँ से क्या, वी नो दैट कि आर कॉन्स्टिट्यूशन derives different provisions from different constitutions of different country। तो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या उठाया गया है, क्या लिया गया वहाँ से? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम में होता है ना फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। लेकिन फंडामेंटल राइट्स कहाँ से उठाया गया? तो यूएसए के 10 बिल्स ऑफ राइट जो है, तो यूएसए से उठाया गया फंडामेंटल राइट्स। लेकिन सस्पेंशन ऑफ, अब सस्पेंशन वाला क्यों वहाँ से उठाया गया? यू नो अबाउट हिटलर, एवरीथिंग इज सस्पेंडेड ड्यूरिंग हिटलर। किसी को कोई फंडामेंटल राइट देगा या हिटलर किसी भी वहाँ के सिटीजन को नहीं ना देगा भाई। तब यू कैन रिलेट इट फ्रॉम देयर, ठीक है? आप हिटलर से रिलेट करके इसको आप रिमेंबर इट, ठीक है गाइस? इट्स इनफ। हाँ भाई, डेली वीडियो बनाना थोड़ा तो डिफ़िकल्ट है। हाँ सही बोल रहे हैं, डेली वीडियो बनाना थोड़ा सा है, लेकिन बनाना है, ठीक है? कुछ देखते रहोगे तो फिर कभी ना कभी तो पकड़ तो आएगा ही ना। ऐसे ही पकड़ आता है, कैसे पकड़ आएगा बताओ? दिमाग में रहना चाहिए सबको सर। हो ठीक है गाइस, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।